हेलो बेटा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर सेकंड जो है हमारा, उसका एक बार लेआउट देख लीजिए। चैप्टर आपका वैसे नोट्स वाइज कंप्लीट हो गया है, केवल आपका समझाना बाकी है। तो समझाने में पहले डेट्स देख लेते हैं जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन पर हमारे वन वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं और एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 1857 से 1914। जो नेशनलिज्म की फीलिंग है हमारी इंडिया में, वो हमारी स्टार्ट हो गई थी 19 सेंचुरी की शुरुआत से ही। और ये हमें सबसे पहला इम्पैक्ट, जो बड़ा इम्पैक्ट था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो देखने को मिलता है 1857 में। और उसके बाद से ढेर सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस इंडिया में होते हैं 1914 तक। 1914 में फिर से एक मेजर इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, गांधी जी जो हमारे उस समय अफ्रीका में थे, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो जनवरी 1915 में वापस इंडिया आते हैं। जब इंडिया आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। और इसके लिए गांधी जी ने 1909 में, सन 1909 में एक किताब भी लिखी थी, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम अंग्रेज़ों से कैसे आज़ादी पा सकते हैं। उसी को फॉलो जी 1916 में लखनऊ पैक्ट कराते हैं। लखनऊ में एक समझौता होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जिसमें आपस में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना तय किया जाता है। इसके बाद जब गांधी जी का इम्पैक्ट दिखता है लोगों को, तो गांधी जी का नाम और गांधी जी का समर्थन प्राप्त करने के लिए बिहार में, सबसे पहले चंपारण बिहार में लोग उन्हें बुलाते हैं। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ होता है? चंपारण बिहार में। किसके लिए? इंडिगो प्लांटर्स, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। और ये सक्सेसफुल भी होता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो 1917 में दूसरा सत्याग्रह गांधी जी लॉन्च करते हैं। कहाँ पर? खेड़ा, गुजरात में। किसके लिए? टू सपोर्ट पीजेंट्स, जो वहाँ के कृषक या किसान थे, उनके समर्थन के लिए। ये भी सक्सेसफुल होता है। इसमें रेवेन्यू की छूट मांगी गई थी, यानी लगान माफ़ी मांगी गई थी। इसके बाद तीसरा सत्याग्रह गांधी जी लॉन्च करते हैं 1918 में, जो कि था हमारा अहमदाबाद, गुजरात में। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, इनकी वेजेस को बढ़ाने के लिए ये था आंदोलन। ये सब चल ही रहा था तब तक 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा समाप्त हो जाता है। और इसमें हमारे फ्रेंडली नेशंस अलायंस जो थे वो हमारे जीत जाते हैं। जिसके बाद तुर्की, जिस पर हमारा कब्ज़ा होता है ब्रिटेन का, जिसकी वजह से तुर्की में जो खलीफा थे वहाँ के रिलीजियस हेड, उनकी टेम्पोरल पावर पर बहुत ज़्यादा खतरा आता है, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है तुर्की में। लेकिन उसी समय 1919 में इंडिया में एक कानून आता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसमें लोगों के पास अदालत जाने का अधिकार नहीं रहता है। सरकार या पुलिस किसी को भी पकड़ के जेल में बंद कर सकती थी, कितने भी समय के लिए। जब रॉलेट एक्ट का विरोध होना शुरू होता है, 10 अप्रैल को बहुत ज़्यादा विरोध होता है, जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ, जिसमें सेना के पावर होती है कि सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो तो उसको हैंडल कर सकती है, इवन किसी को एग्जीक्यूट भी कर सकती है। लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था। और 2 ही दिन बाद 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर जनरल OES डायर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चला देता है और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर कहा गया, जिसके विरोध में गांधी जी जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाते हैं। लेकिन उन्हें ये लगता है, ये समझ में आ जाता है कि अकेले सामना कर पाना पॉसिबल नहीं है। जब तक हम सब यूनाइट नहीं होंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए मार्च में जब खिलाफत कमेटी का हेडक्वार्टर बनता है, कहाँ पर? बॉम्बे में। ये वन वर्ड क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। कौन फॉर्म करता है खिलाफत कमेटी बॉम्बे में? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, जो खलीफाओं की टेम्पोरल पावर को रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे थे। इनके भी दुश्मन ब्रिटेन थे और हमारे भी ब्रिटिश थे। इसलिए गांधी जी सोचते हैं क्यों ना हम इन्हें आपस में मिला लें। इससे 2 फायदे होंगे, हम दोनों मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, प्लस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिस पर गांधी जी सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करते थे, वो भी स्ट्रेथन यानी ताकतवर होगी। ठीक इसके लिए गांधी जी प्रयास करने लगते हैं। और इसी साल सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1909 में हमने आपको बताया था मॉन्टेमोलो रिफॉर्म आता है, और उसी का रिव्यू होता है 10 साल बाद 1919 में मॉन्टे क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं।
इसके बाद 1920 में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है सितंबर। फाइनली गांधी जी जो है खलीफाओं की टेम्पोरल पावर के लिए लड़ रहे अली ब्रदर्स को मिला लेते हैं अपने साथ, और सितंबर और दिसंबर में दो स्पेशल सेशन होते हैं, सितंबर में कलकत्ता में और दिसंबर में नागपुर में, जिसमें यह तय किया जाता है कि गांधी जी की लीडरशिप में एक बड़ा आंदोलन नेशन वाइड स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ जनवरी 1921 में नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है, एनसीएम, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इसको किस तरह, इसकी डिटेल हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे बेटा, किस तरह से ये फैला, क्या मीनिंग था स्वराज का सबके लिए, और किस तरह से ये फेल हुआ, क्या इसकी कमियां थी। 1921 में ही गांधी जी स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन करते हैं। स्वराज फ्लैग जो 3 कलर का था, जिसमें रिवोल्यूशनरी व्हील था। इसके बाद नेक्स्ट आता है फरवरी 1922। फरवरी 1922 में पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था। कब? 5 फरवरी को पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके विरोध में जिसको दबाने के लिए अंग्रेज सिपाही लोग आते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से चौरी चौरा इंसिडेंस होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंस होता है, जिसमें पुलिस चौकी एक जला दी जाती है, जिसमें 21 से 22 पुलिस वाले जल जाते हैं। गांधी जी इससे बहुत दुखी होते हैं और वो एनसीएम कॉल्ड ऑफ विड्रॉ कर लेते हैं, यानी वापस ले लेते हैं, और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लॉर्ड रीडिंग जो उस समय थे वो इन्हें जेल भेज देते हैं 6 साल के लिए। जब गांधी जी जेल चले जाते हैं, मूवमेंट हमारा बंद हो जाता है। 1923 में काउंसिल में पार्टिसिपेट करके अपनी बात रखने के लिए, यानी इलेक्शन लड़ने के लिए, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वराज पार्टी। लेकिन गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आ जाते हैं और रीलॉन्च, यानी कि एनसीएम को दोबारा शुरू करते हैं। और 1925 में सीआर दास जी की मृत्यु भी हो जाती है, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी वापस ख़त्म हो जाती है, और जो बच्ची खुची लोग थे इसके, वो कांग्रेस में ही मिल जाते हैं। इसी के साथ 1922 में गांधी जी के एनसीएम से प्रभावित होकर एक गुडेम हिल में अलूरी सीताराम राजू थे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर मूवमेंट चला रहे थे, और ऐसा माना जाता था, या ऐसा ये क्लेम करते थे कि इनके पास दैवीय शक्तियां हैं और इनको गोली भी नहीं लगेगी। लेकिन 1924 में ये पकड़ लिए जाते हैं और ये एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। ये इंसिडेंट भी 1924 में ही हुआ था। इसके बाद 1928 बारदौली सत्याग्रह, जो सरदार वल्लभ भाई बारदौली कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है। बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, जिसे नो टैक्स कैंपेन कहते हैं। बढ़े हुए कर के खिलाफ था ये आंदोलन। किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने चलाया था, और इसे बारदौली सत्याग्रह कहते हैं। और इसी साल 1927 में फॉर्म हुआ साइमन कमीशन। फरवरी में इंडिया आता है। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, जिसका विरोध करते हुए हमें पता है लाला लाजपत राय जी के सर पर लाठियां पड़ती हैं और वो मर जाते हैं। इसके बाद दिसंबर 1928, बेटा 1928 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेहरू रिपोर्ट भी फॉर्म हुई थी। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी, क्योंकि हमें पता है 1929 में मॉन्टेक क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 साल पूरे हो रहे थे और इसका रिव्यू फिर से आना था। इसी के लिए ही साइमन कमीशन भी इंडिया आया था। और हम आपको बता दें, इस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है इंडिया को आज़ाद करने की घोषणा भी करता है, लेकिन कब आज़ाद करेगा ये नहीं बताता है। दिसंबर 1929 में एक लाहौर कांग्रेस सेशन होता है। पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में वो प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज मांगा जाता है, और तय किया जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में फिर से एक नेशन वाइड आंदोलन हम चलाएंगे। इसकी शुरुआत होती है 1930 में। कब? अप्रैल और मार्च में। 11 अप्रैल को गांधी जी एक 11 डिमांड चार्टर भेजते हैं अंग्रेजों को, लेकिन लॉर्ड इरविन उसे स्वीकार नहीं करता है। तो गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू करते हैं। 240 मील की ये यात्रा थी, 24 दिन में पूरी होती है और 6 मार्च को कंप्लीट होती है। गांधी जी दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, और इसी के साथ सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसी साल 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें भारत के कई बड़े नेता जो है लंदन जाते हैं और अपनी बात वहाँ के
लीडर्स के सामने रखते हैं। 1931 में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी फाइनली सीडीएम को भी कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, सीडीएम को भी स्थगित कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। और इस साल गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करते हैं जिसे इरविन पैक्ट कहा जाता है। इरविन पैक्ट कब हुआ था? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में 1931 में। और इसी साल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से लंदन में हुई थी, जिसमें गांधी जी भी गए थे, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और जो बात गांधी जी अपनी मनवाना चाह रहे थे वो अंग्रेज नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी 1932 में वापस आते हैं और सीडीएम रीलॉन्च करते हैं, सीडीएम दोबारा से लॉन्च कर देते हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर इस साल थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को रखते हैं, जो अंग्रेज खुशी खुशी मान लेते हैं क्योंकि उनकी तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। जिसकी वजह से जब बी आर अम्बेडकर जी लौट के आते हैं तो गांधी जी उनका विरोध करते हैं और आमरण अनशन यानी फास्ट अंटिल डेथ पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे पुनः पैक्ट कहते हैं। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट तो रहेगा, लेकिन जो दलित हैं उन्हें इलेक्शन में जीत कर आना होगा। ठीक बेटा, इतना ही बड़ा आपका चैप्टर है। इसके अलावा एक आता है टॉपिक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है भारत माता। भारत माता की जो फोटो है वो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जर्मेनिया ब्रिटेनिया का पर्सोनिफिकेशन हुआ था, वैसे ही भारत माता का भी पर्सोनिफिकेशन हुआ था। और सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया था। कहाँ पर किया था? अपनी किताब आनंद मठ में। एक्चुअली बंगाल में फेमाइन पड़ा था 1871 में, उस समय भारत माता का सबसे पहला वर्णन किया गया था, लेकिन जो बुक है वो आनंद मठ वो 1882 में आई थी। इसके बाद इनकी पेंटिंग इस चरित्र चित्रण यानी पर्सोनिफिकेशन के आधार पर सबसे पहली भारत माता की पेंटिंग 1905 बंगाल पार्टीशन के टाइम पर अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। तो ये दो नाम और दो डेट्स एक्स्ट्रा हैं, वो याद रखिएगा। इसके अलावा ये सारी आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा जो छूटा है बेटा वो नोट से बता देंगे।